नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका जो लाइक है हमें प्रोत्साहित करता है कि जो नई नई जानकारी के ऊपर वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो इसलिए आप प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक तथा पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौता पर हस्ताक्षर किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक तथा पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। किसके द्वारा किए गए? यानी कि पारंपरिक तथा पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय। विस्तृत जानकारी देखते हैं। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जिनेवा में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ये समझौता हुआ है, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणालियों का मानकीकरण करना, उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें प्रसारित करना है। इस सहयोग समझौते के माध्यम से पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणालियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए WHO आयुष मंत्रालय के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025-34 तैयार करेगा। 2025-34 जो रणनीति है वो तैयार करेगा। पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025-34 तैयार की जाएगी। यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपशिष्ट शिपमेंट विनियमन को संशोधित करने पर सहमत। यूरोपीय संघ के कानून निर्माता और सदस्य देश अपशिष्ट शिपमेंट विनियमन को संशोधित करने और विकासशील देशों को कचरे के निर्यात को समाप्त करने के समझौते पर सहमत हो गए हैं। लद्दाख लद्दाख ने सी बैकथॉर्न के लिए चौथा GI टैग हासिल किया। तो लद्दाख ने चौथा GI टैग किसके लिए हासिल किया है? सी बैकथॉर्न के लिए। लद्दाख में खुबानी पश्मीना लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी के लिए GI टैग के बाद भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री ने आधिकारिक तौर पर लद्दाख के उद्योग और वाणिज्य विभाग को GI टैग प्रदान किया है और इसे श्रेणी 31 में लद्दाख की बैकथॉर्न जंगली फल, बैकथॉर्न जो क्या हो जंगली फल के लिए पंजीकृत मालिक के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सबसे अधिक लाभदायक फसलों में से एक है। इसका 90% उत्पादन लद्दाख में ही होता है। जो ये बैकथॉर्न है इसका 90% उत्पादन क्या होता है? लद्दाख में ही होता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक लाभदायक फसलों में से एक है बैकथॉर्न जंगली फल है जो। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया है। तो हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किसने किया है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के उद्योगों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण के प्रावधान वाले स्थानीय उम्मीदवारों के लिए हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया गया है। न्यायालय ने फरीदाबाद उद्योग परिसंघ और अन्य याचिकाकर्ताओं की गई याचिकाओं को सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। पाकिस्तान स्थित स्टार्टअप सी गार्ड सिस जलवायु नवाचार प्रतियोगिता का विजेता। पाकिस्तान स्थित क्लीनटेक स्टार्टअप सी गार्ड अपने अभिनव बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी उत्पाद का प्रदर्शन करते हुए क्लाइमेट लॉन्चपैड एशिया पैसिफिक फाइनल में विजयी हुआ है। सलमान रुश्दी को मिला पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको दिया गया है? सलमान रुश्दी को।
बांग्लादेश बंगाली खाड़ी के उत्तर पश्चिम और आसपास के क्षेत्र में आया चक्रवाती तूफान मिडली। तो जो मिडली तूफान है वो कहां पर आया है? बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और आसपास के क्षेत्र में आया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और आसपास के क्षेत्र में बना कम हवा का दबाव उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। इसने चक्रवाती तूफान मिडली का रूप ले लिया है। चक्रवाती तूफान को मिडली नाम किसने दिया है? मालदीव ने दिया है। 2024 में लॉन्च होगा निशार। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन नासा और इसरो के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, क्योंकि यह 2024 की पहली तिमाही में अपनी निर्धारित लॉन्च की तैयारी कर रहा है। कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर है हेलुसिनेट। तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? हेलुसिनेट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा चुना गया वर्ष का शब्द है ये हेलुसिनेट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की जटिलता और इसके संभावित खतरों पर प्रकाश डालता है। हेलुसिनेट की मूल परिभाषा यह है कि ऐसा कुछ महसूस होना जो आमतौर पर किसी स्वास्थ्य स्थिति या दवाओं के कारण मौजूद नहीं होता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हेलुसिनेट की विस्तारित परिभाषा में एआई द्वारा गलत जानकारी उत्पन्न करना शामिल है। एआई का बुद्धिमानकीकरण वास्तविक खतरे पैदा कर सकता है, खासकर राजनीति और सार्वजनिक जीवन में, जहां दुष्प्रचार और गलत सूचना के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ओपन एआई और इसके टूल जैसे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट की बढ़ती हुई पहुंच पर वर्ष भर व्यापक रूप से चर्चा हुई है। नीति आयोग ने विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए 4 प्रतिष्ठित अध्येताओं की नियुक्ति की है। तो नीति आयोग ने विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए कितने प्रतिष्ठित अध्येताओं की नियुक्ति की है? 4। कौन कौन से हैं? देखिए आप, सबसे पहले अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं और उनके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ काम करने को उल्लेखनीय पृष्ठभूमि है। दूसरा है ओपी अग्रवाल, 1979 बैच के IAS अधिकारी। ओपी अग्रवाल शहरी परिवहन में व्यापक विशेषज्ञता रखते हैं। अजय चौधरी प्रमुख भारतीय बहुराष्ट्रीय IT सेवा और परामर्श कंपनी HCL के सह संस्थापकों में से एक है। वी लक्ष्मी कुमारन कानून में 35 साल के प्रभावशाली कैरियर के साथ एक कानूनी विशेषज्ञ है। इंडसइंड बैंक RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक बना है इंडसइंड बैंक। 2027 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता को संबोधित किया, जिसमें वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के उल्लेखनीय आर्थिक परीक्षा पथ पर प्रकाश डाला गया। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को रेखांकित करते हुए उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो किसे पीछे छोड़कर? जापान और जर्मनी को छोड़कर जो भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? 2027 तक। माउंट एटना, ये क्या है? माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। तो विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एटना। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एटना। इसमें फरवरी 2023 से निरंतर प्रस्फुटन हो रहा है, जिससे राख एवं लावा आसमान में फैल रहा है। माउंट एटना एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, जिसका अर्थ है कि यह लावा, राख और चट्टानों की परतों से बना है, जो हजारों वर्षों के विस्फोटों से जमा हुए हैं। यह सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है, जो भूमध्य सागर में इटली का एक द्वीप है, वहां पर स्थित है। माउंट एटना में 1500 ईसा पूर्व से लगभग लगातार विस्फोट हो रहा है, जिससे यह विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक बन गया है। तो विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक बन गया। कौन सा ज्वालामुखी बन गया है? माउंट एटना। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस एपिलेप्सी 17 नवंबर को। मस्तिष्क विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से जुड़े मिथकों को तोड़ने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रीय एपिलेप्सी मिर्गी दिवस मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के महत्व को समझा जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताता है। यह दिन 1939 में प्राग में एक विश्वविद्यालय पर नाजी आक्रमण की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। इस आक्रमण के दौरान नाजियों ने लगभग 1000 छात्रों को कैद कर लिया था, साथ ही विश्वविद्यालय को भी बंद कर दिया था और कई अन्य को मार डाला और प्रताड़ित किया। स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया का 102 वर्ष की आयु में निधन। देश के सबसे बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेताओं में से एक है एन शंकरैया का 102 वर्ष की आयु में चेन्नई में एक अस्पताल में निधन हो गया है। ये आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इनको आपने याद करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।